हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी प्यारे सी यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज, जो कि नवंवर सिंह द्वारा लिखा गया है और यह एक आलोचनात्मक निबंध है। इसे आज हम लोग आनंद मग्न होकर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रगीत और समाज क्या है, तो यह पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आपको इसका जवाब देना है कि यह एक आलोचनात्मक निबंध है जो नवंवर सिंह के पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है, तो ये पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है वाद विवाद संवाद से लिया गया यह प्रगीत और समाज नामक निबंध है। और इस निबंध में हजार वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा का ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए जो प्रगीत है यह एक काव्य रूप है। तो प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रभाव की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर जो प्रगीत शब्द दिखाई दे रहा है यह एक काव्य रूप है जो हिंदी समाज की जातीय प्रकृति की उपज अर्थात इसके विकास की संपूरक करता हुआ प्रतीत होता है। और इसमें जो है कोई भी काव्य रूप चाहे वह प्रगीत हो या अन्य, वह ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है वह आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और कैसी रही होगी हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचना शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना सहज गुण दोष विवेचना से आगे बढ़कर कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामाजिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर संगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई से समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध में सीखा जा सकता है। तो वो हम आगे देखेंगे। पहले हम नवंवर सिंह के बारे में जीवन परिचय कर लेते हैं, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रगीत और समाज के लेखक नवंवर सिंह हो जाएंगे और इनका जन्म 28 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ था। 28 जुलाई 1928 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो जीयनपुर वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 2019 ईस्वी को हो गया था। इस तरह से ये 2-3 साल पहले जो है ना इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसके माताजी का नाम है बागेश्वरी देवी और इसके पिताजी का नाम नागर सिंह है। और इसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है आबाजपुर कमलापुर में हुआ था। और इसकी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और पीएचडी इन्होंने कहाँ से किया वो भी यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आप इसको सिर्फ जान लीजिए, ये पूछा नहीं जाता है। तो ये हाई स्कूल जो है इसका हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से किया था और इंटर जो है या उदय प्रताप कॉलेज बनारस से ही किए थे। और जो बीए है बैचलर ऑफ आर्ट इन्होंने बीएचयू से 1949 में किए थे। उसके बाद एमए जो है इन्होंने वहीं से बीएचयू से 1951 में किए थे। और पीएचडी जो है बीएचयू से पृथ्वीराज रासो की भाषा से 1956 में इन्होंने किए थे पीएचडी कंप्लीट। उसके बाद इसकी वृत्ति क्या है, मतलब या इसका ऑक्यूपेशन क्या है, ये कौन कौन से कार्य किए थे, किस किस पद पर रहे हुए थे। तो ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये व्याख्याता थे। उसके बाद सागर विश्वविद्यालय में एस्ट प्रोफेसर भी थे। उसके बाद राजकमल प्रकाशन में ये साहित्यिक सलाहकार भी रहे हैं। बहुत सारा पॉइंट है जिसे आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है। जोधपुर विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे कन्हैया लाल
कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी विद्यापीठ के ये निदेशक भी रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इन्होंने प्रोफेसर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर के पद पर भी उन्होंने वहाँ पर कार्य किए हुए हैं। और राजा राम मोहन राय की लाइब्रेरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर है आलोचना प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। उसके बाद जनयुग के ये संपादक भी थे। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए सम्मान, इसे जो है ना साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ था 1971 ईस्वी को। किस पर प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे जो है ना कविता के नए प्रतिमान पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर इसकी कृतियों की बात करते हैं, रचना की बात करते हैं जो पूछा जाता है। तो वो कलम खुद, ये भी इनकी कृतियां हैं। उसके बाद है कविता के नए प्रतिमान, ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। उसके बाद इतिहास और आलोचना, ये भी रचना है। फिर नई कहानी, फिर उसके बाद है दूसरी परंपरा की खोज एंड इसकी कहानी कहना ना होगा, ये कहना ना होगा और नई कहानी दूसरी परंपरा की खोज, ये तीनों को आपको याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद चलिए अब इसके सारांश को भी जान ही लेते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ का सारांश प्रस्तुत है। प्रगीत और समाज एक आलोचनात्मक निबंध है जो निबंध की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये सब हम आपको ऊपर बता चुके थे। और इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी का परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रभाव के उपज के रूप में परिभाषित किया है। हिंदी में प्रगीत, हिंदी में जो है प्रगीत, ये सभी बता चुके थे कि जो प्रगीत है वह एक काव्य रूप है जो हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रभाव के उपज के रूप में परिभाषित किया गया है और यह एक आलोचनात्मक निबंध है। फिर है हिंदी में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता की जानकारी प्राप्त होती है। कविता पर, अब आ गया मेन पॉइंट, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। जो कविता है वह समाज पर जो है ना तीव्र रूप से अपना दबाव डाल रहा है। और जाके इधर आलोचना भी ज़्यादातर कविताओं में सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। जो आलोचना होती मतलब किसी भी कोई काव्य लिखा या कविता लिखा उसमें उसका आलोचना करना मतलब त्रुटि को ढूंढना, उसकी भी ज़्यादातर कविताओं में सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त हैं। और कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामान्यतः दृष्टि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता की व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसे वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था। तो उन्होंने जो है कविता के नए प्रतिमान में कविता के व्यापक प्रदान करने के लिए उन्होंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं लिखा था और उसमें वस्तुपरक हो गया, नाट्यधर्मी हो गया, कविताओं पर भी विचार किया था और उसे आगे लाने का प्रयास किया। फिर तो आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक, जो आत्मपरक है प्रगीत धर्मी है वह छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास न था। इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविता ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से भी किसी कदर कम सार्थक नहीं है। इसमें कहा गया है कि मेरा कविता जो सिर्फ लंबा ही नहीं है वह सार्थक भी है। जिसका छोटा होता है वो तो सार्थक होता ही है। इसमें छोटी कविता भी लिखी गई है और बड़ी कविता भी लिखी गई है और जो लंबी कविता है वह भी सार्थक कविता है। इसमें इन्होंने यही बात कहे हैं। उसके बाद देखिए है और यहाँ पर बोलते हैं वे कविता अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। किसी किसी के मत में तो नाट्य रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नाट्य के रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि
ये आत्मपरक प्रगीत की नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यह वस्तुतः यथार्थ के अंतर्गत उस यात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुपरक यथार्थ अपने चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होती है, आत्मपरकता के रूप में व्यक्त होती है। तो और इसके बाद है जो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको एक बार इसे जरूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ये बोरिंग टाइप का लगेगा आपको, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए। प्रसंगवश यही नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतीक्षा के रूप के बीच में आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के गुण कम ही आते हैं। इसमें देखिए, जो नागार्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिनकी बहिर्मुखी आक्रमण काव्य, जो उसकी जो बहिर्मुखी मतलब होता है सभी तरह से, वह सभी तरह से काव्य प्रतीक्षा में आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के गुण कम ही आते हैं। तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के प्रचित संसार को एक झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसी प्रेम तथा ममता की नितांत निजी अनुभूति ही हो, चाहे जेल के शिक्षों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतित और अनुपात नागार्जुन के काव्य संग्रह के प्रगीत नाटक नायक का निष्कवच जो है निष्कवच फक्कर व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग देता ही है। तो इसमें नागार्जुन का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उसकी जो काव्य रचना है, उसकी प्रगीतों के प्रचित संचार को किस तरह से उसे अगर प्रकट किया जाए तो वह छिन्न भिन्न कर देगी, चाहे वह तन गई रीढ़ ही हो, तन गई रीढ़ ही हो, वह प्रेम हो या ममता। उसके बाद है निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब उपहास है, आश्चर्यजनक बात है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष में मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन में प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया है, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं जिसे आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का जो आरंभ है यही है, जिसका आधार है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। इस प्रकार प्रगीतात्मक का अर्थ हुआ एकांत रंगीन अथवा अकेले कंठ की पुकार। फिर उसके बाद है इस स्थिति में उबरने का उपाय एक तो यह है कि जिसे एक समय के प्रगीतवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकलकर जनता के पास जाना। पिछले 5 वर्षों में हिंदी कविता के वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। यह परिवर्तन ना बहुत बड़ा है और ना क्रांतिकारी, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा प्रत्यक्ष अभिज्ञान अथवा प्रत्याशवस्ती जैसा कुछ अवश्य है। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर का सारांश समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।